हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो टीचिंग इंस्पेक्शन के लिए जो ये सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी पर बेस्ड जो है जो भी पीवाईक्यूज टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जिसमें कि अभी हम लोग हिस्ट्री का क्लास 8 कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। इससे पहले हम लोग क्या है कि पॉलिटी का एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर चुके हैं। ऑलराइट, ये सेशन जो है वो टीचिंग एग्जामिनेशन के हर एक फॉर्मेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे बच्चे जो क्लास 8 का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी चाहते हैं एमसीक्यू लगाना, उनके लिए भी सेशन जो है वो हेल्पफुल रहने वाला। ऑलराइट, तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इट मीन्स टिस्को, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर मेकिंग इट द फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्रोड्यूसर इन द इंडिया। ये कौन सा साल में जो है वो टिस्को कंपनी का स्थापना हुआ था, और ये क्या है कि अपने आप में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक जो है वो कंपनी बन जाता है। तो इसका स्थापना जो है वो ऑप्शन बी 1907 1907 में किया था। इसका स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को का किया जाता है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई रहता है। लेकिन फिर 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा के द्वारा जो है इसको झारखंड में स्थापित किया जाता है। ओके, 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा के द्वारा, इट मीन्स 1907 में झारखंड में इसको स्थापना किया जाता है और वहाँ से स्टील प्रोड्यूसिंग का काम जो है स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो इसका एक यूनिट 1911 में पिग आयरन और 1912 में स्टील उत्पादन का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये जो है अब वो अपने आप में आज भी बहुत मेजर कंपनी है स्टील प्रोड्यूसिंग में, आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए। ऑलराइट, और आज़ादी के पहले भी ये एक बहुत ही लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग कंपनी था। आगे है, इन विच ईयर वॉज द फैक्ट्री एक्ट पास दैट डिमांडेड लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। इट मीन्स कौन से साल में जो है वो कारखाना अधिनियम लाया गया था जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटाओं को जो है वो सीमित किया गया था कि महिला और बच्चा जो है वो कितने साल तक जो है वो कितने समय तक जो है वो काम कर सकते हैं। ये कब पारित हुआ था? तो क्या है कि पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। ओके, और उसका जो मेन फोकस था वो चाइल्ड लेबर को लेकर था, बाल श्रम को लेकर था। और जो दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में, उसमें क्या है कि जो पहला फैक्ट्री एक्ट में जो भी लूप होल्स था उसको सुधार करके इसमें जो है वो महिला को भी शामिल किया गया और महिलाओं के राइट्स के बारे में भी इसमें बात किया गया। और उसमें प्रमुख बातें क्या था कि ये जो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 आया था ये वहाँ पर लागू होता था जहाँ पर लेबर क्या है कि 50 से ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हों, और वहाँ पर कोई भी 9 साल से कम के बच्चों को अलाउड नहीं है काम करना। ओके, क्या कंडीशन? एक तो पहला 50 से ज़्यादा आदमी होना चाहिए काम करने वाला, और 9 साल से कम के बच्चे वहाँ पर अलाउड नहीं थे काम करने के। देन जो भी 9 ईयर टू 19 ईयर, 9 साल से लेकर 19 साल के जो भी बच्चे हैं उनको क्या है कि 7 घंटा काम करना है। और विमेन जो है वो 8 बजे से लेकर 5 बजे, 8 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक जो है वो काम करने का अलाउड उनको नहीं था। सो ये बात, ये प्रोविज़न सारा जो है वो विमेन के बारे में और बच्चों को लेकर जो है वो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया था। सो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, होप आपको ये फैक्ट्री एक्ट 1881 एंड फैक्ट्री एक्ट 1891 समझ में आएगा। ये फैक्ट्री एक्ट मजदूरों के लिए लाया गया था जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका था। इस वजह से उनके अधिकार को और उनका जीवन एक डिसेंट लाइफ हो, उस चीज़ को सुधार करने के लिए जो फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट लेवल इंडियन हिस्ट्री एज आर्यन। इट मीन्स जो है वो भारतीय इतिहास को कौन जो है वो आर्यन नाम दिया था, तो ये हो जाएंगे ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी ने डिज़ाइन ये दिया था डेजिनेशन। अगला है कि अंडर हुज लीडरशिप फ्रॉम 1820 डिड द ब्रिटिश अडॉप्ट पॉलिसीज एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स 1820 से किसके नेतृत्व में जो है वो अंग्रेजों ने वो क्या बोला कि भारत में जो पश्चिमी शिक्षा और वहाँ का जो विचार है और वैसा इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर लाना है और जिससे क्या है कि भारत में सुधार किया जाएगा। सो ये बात जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ऑलराइट, कि उनका क्या मानना था कि जब तक हम वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंडिया जो वो रिफॉर्म नहीं कर सकता है। और उनके ही विलियम बेंटिक के लीडरशिप में जो है वो इंडियन का जो यहाँ का सोसाइटी था उसको जो वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा सा किया जाता है। आगे एक असोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है, अंडर लॉर्ड कर्जन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज इंक्रीजिंगली ब्रॉट अंडर द ऑफिशियल कंट्रोल। इट मीन्स लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण जो है वो बढ़ जाता है, सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा में। और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के बारे में ये एक कथन है। और कारण क्या बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि शिक्षित भारतीय जो है वो अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहे और उनके लिए काम करे। तो ये सही बात है, दोनों का दोनों जो है वो सही है। इट मीन्स कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। क्या है कि विश्वविद्यालय को जो है वो सरकार उसमें बहुत सारा कंट्रोल बढ़ा लेती है, और कंट्रोल बढ़ाने का वजह ये होता है कि वो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो है वो एजुकेटेड हो और उसको वैसा शिक्षा दिया जाए जिससे क्या हो कि अंग्रेज़ों को काम करने में और ज़्यादा आसानी हो, और अंग्रेज को चीप लेबर जो है वो भारत में ही मिल जाए, जिससे क्या है कि उसका काम का एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इट मीन्स इंडिया को ही और ज़्यादा चूसने के लिए इंडिया को जो है वो एजुकेट किया जा रहा था, ना कि इंडियन पीपल को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए और उनको विजडम बनाने के लिए शिक्षित किया जा रहा था। ओके। और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था वो 1904 में आया था, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। आगे है कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया? इट मीन्स इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो 1904 में। ऑलराइट। आगे है हु प्रोपाउंडेड दैट देयर इज अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन यूरोप एंड संस्कृत लैंग्वेज। इट मीन्स यूरोपीय और संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा समानता है। इस बात का जिक्र जो है वो विलियम जॉन्स ने किया था। विलियम जॉन्स जो है वो कोलकाता आते हैं 1783 में, और 1784 में जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करते हैं। एक्चुअली विलियम जॉन्स और कोलब्रुक ये दोनों जो है वो थोड़ा सा अच्छे आदमी थे, और यहाँ पर वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। तो वो भारत को जो है वो देखते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि भारत और जो पश्चिमी है दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति जो है उनका गहरा आदर भाव रहता है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो विजडम है वो बना रहे, जो प्राचीन संस्कृति है वो बना रहे, इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए। ऐसा पॉजिटिव सोच के साथ जो है विलियम जॉन्स आए थे। ऑलराइट। तो कौन जो है वो ये बात बोली थे यूरोपियन और संस्कृत लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसा है, समान है, समानता है दोनों में? तो विलियम जॉन्स। आगे है कि हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किया जाता है विलियम जॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट है हु प्रिपेयर्ड द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन विच लेड टू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इट मीन्स भारतीय शिक्षा पर मिनट किसने तैयार किया, और जिसके कारण 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, मतलब कि भारत में जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर जो है वो एक अधिनियम बनता है 1835 में। तो ये जो आया था वो आया था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पे बेस्ड। तो इस चीज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो थॉमस मैकाले वुड बी द राइट आंसर। एक्चुअली क्या है कि मैकाले का जो मिनट्स था, मतलब कि मिनट्स का मतलब डिस्क्रिप्शन, विवरण, इसी के आधार पर जो है वो 1835 में यहाँ पर जो है शिक्षा अधिनियम पारित किया जाता है। इट मीन्स भारत का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, इसमें क्या 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 सुधार कर सकते हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले बात जो है वो मैकाले मिनट्स के द्वारा ही किया जाता है। और अंग्रेजी को जो है वो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है यहीं से। इट मीन्स यहाँ से वेस्टर्नाइजेशन को थोड़ा और बढ़ाया गया, एजुकेशन में भी उसको इन्वॉल्व किया गया, और बोला गया कि जो कलकत्ता का मदरसा और बनारस कॉलेज है इन सब को जो है वो प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, रैदर अंग्रेजी को जो है वो उच्च शिक्षा बनाने के लिए जो है वो उसको प्रमोशन करो, और अंग्रेजी को जो है वो हर जगह चलाओ। तो ये जो मैकाले मिनट है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इसके तहत जो है वो 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था। आगे वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज एसोसिएटेड विथ। इट मीन्स 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था वो किस चीज़ से संबंधित था? सो मॉडर्न एजुकेशन, हाँ तो सही बात है, मॉडर्न एजुकेशन से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो ये भी सही बात है। सोशल रिफॉर्म नहीं कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो जो जब भी बात करें उस डिस्पैच का 1854 का, तो वो क्या कि आधुनिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र करता है, और ये जो है वो सर चार्ल्स हुड के द्वारा लाया गया था, और इसको जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कर देते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। और जो इसकी तरफ से जो प्रमुख सिफारिशें थी उसमें से पहला कि वेस्टर्न एजुकेशन का जो है वो प्रमोशन किया जाए। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रमोशन किया जाए भारत में, उसको बढ़ावा दिया जाए। और दूसरी बात, जिस तरह लंदन यूनिवर्सिटी है उसी के आधार पर जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में भी जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और फाइनली जो है वो 1857 में 1854 में डिस्पैच आता है, और 1857 में जो है फिर
वो इस्टेब्लिशमेंट भी किया जाता है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़। देन इसमें क्या है कि वुमेन एजुकेशन के बारे में भी बात होता है। तो ऊट्स डिस्पैच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लेता है कि एक तो ऊट्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है, जैसे कि TRA 3 का क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे। एक्चुअली क्या है कि टीचिंग एग्जामिनेशन है और ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म जो कुछ भी किया गया था, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, चाहे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हो, all these become very very important for the teaching exam, especially higher examination like DSSB, NVS, KVS. Nowadays no examination is less important. All examination carry greater weightage, so we should be aware and we should be prepared very well. We can't leave anything at luck कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हम लोग बोलकर किसी क्वेश्चन को जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। ऑल राइट, आगे है कि सर चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच जो है वो किस चीज़ से संबंधित था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बिल्कुल गलत, सोशल रिफॉर्म नहीं भाई, इकोनॉमिक को लेकर नहीं, हाँ एजुकेशनल को लेकर जो वो जरूर जुड़ा हुआ था। सो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर उट्स डिस्पैच नहीं पढ़े होंगे, ये ऐसा चीज़ है जो आपको कॉम्पिटिटिव बुक में नहीं मिलेगा। ये क्या है कि एनसीईआरटी का प्योर टेक्स्ट है, तो एनसीईआरटी के लिए हमको एनसीईआरटी का टेक्स्ट को रेफर जरूर करना पड़ता है टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को जाकर हमको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ही पढ़ाना है। When were the universities of Bombay, Madras and Kolkata established? क्या है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय कब स्थापना किया जाता है, तो 1857 में, 1854 में आता है डिस्पैच और 1857 में जो वो इस्टेब्लिशमेंट कर लिया जाता है। आगे कि विच कमिटी प्रिपेयर्ड द डिटेल्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। एक्चुअली क्या है कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है वो किसने तैयार किया था। तो सबसे पहले इसके बारे में जिक्र जो है वो अपना प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी जी जो है वो अपने पत्रिका हरिजन में लाते हैं। एक्चुअली वो एक सीरीज लिखते हैं, उसी में जो है वो शिक्षा योजना के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भारत का जो शिक्षा है वो कैसा होना चाहिए, और इसको एक तरह से मौलिक, बिल्कुल फंडामेंटल, मतलब एकदम आधार बेस मानते हुए, या फिर कई बार इसको वर्धा योजना भी कहा जाता है। और ये गांधी जी के द्वारा सबसे पहले प्रपोजल लाया गया, फिर जो प्रपोजल लाया गया था उस चीज़ को पूरा का पूरा ब्यौरा के रूप में तैयार करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। सो अगर पूछा जाए कौन सा कमिटी प्रिपेयर करता है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन कमिटी। ऑल राइट, सो अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे। सो थॉमस मुनरो, हंटर, रिचर्ड टेम्पल, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो सुमित गुहा, और वो इस बुक में सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में जो है वो बुनकर के बारे में लिखते हैं कि बुनकर का लाइफ जो है वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर जो है कमिंग ऑफ द मशीन। देन वो जो है वो धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं बिहार के तरफ। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट एशियन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1913। इट मीन्स 1913 में जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई लेखक, सबसे पहले एशियाई लेखक जिनको क्या है कि नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी किताब गीतांजलि, जो कि क्या है कि गीतों की एक पुस्तक थी, और उनके लिए जो 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, और उनके द्वारा जो है वो शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है कलकत्ता में 1901। आगे है कि हु ऑथर्ड आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। देन ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन रॉय इन विच ईयर। एक्चुअली ये समाज जो है वो क्या था, एक तरह का सुधारवादी संगठन था, और ब्रह्मो समाज से पहले उसका नाम जो है वो ब्रह्मो सभा था, फिर बाद में उसका नाम जो है वो ब्रह्मो समाज किया जाता है। सुधारवादी संगठन इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जो भी समाज में कुरीतियाँ या जो भी रीति रिवाज जो कि समाज के लिए सही नहीं था, ऐसे चीज़ों को जो है वो जो सुधारने का काम करते हैं, सही करने का काम करते हैं, उसको हम लोग समाज सुधार संगठन कह देते हैं। सो जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया था, स्थापना किया गया था ब्रह्मो समाज का, वो उसका भी काम क्या है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ था, जो भी प्रॉब्लम था, उसको क्या है कि इरेडिकेट करना, उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हटाना। और इसीलिए इस पीरियड को क्या है कि हम लोग भारतीय पुनर्जागरण भी कह देते हैं, और जो राजा राम मोहन रॉय हैं इनको क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कह देते हैं। तो उन्होंने क्या है कि अपना पुस्तक, अपना कार्य जो है वो संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में लिखा गया था, उसके तहत जो है उसके थ्रू जो है वो लोगों को बताने का कोशिश किया उन्होंने कि प्राचीन ग्रंथों में इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि जो है विधवाओं को जलाने की अनुमति है, इस बात को लेकर कहीं पर भी नहीं दिया गया है।
और इस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि जो हम लोग सती प्रथा प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द प्राचीन ग्रंथ, वो कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। सो राजा राम मोहन ने ब्रह्मो समाज का स्थापना जो है वो 1828 में किया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सुधार करना समाज में जो भी प्रॉब्लम था। कौन से साल में? 1828 में। आगे है कि संवाद कौमुदी वीकली न्यूज़पेपर वाज ओन्ड बाय, यानी कि संवाद कौमुदी जो है वो किनके द्वारा, वो उनका स्वामित्व कौन थे, उनका मालिक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इसके थ्रू वो लोगों को बताने का कोशिश कर रहे थे कि जो हम लोग कर रहे हैं सती, ऐसा कोई भी बात जो है प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर मेंशन नहीं है। द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था उसको और किस नाम से जानते हैं? इट मीन्स जो भी समाज में और जो भी धर्म में प्रॉब्लम था उसको क्या है कि सुधार करके भारतीय समाज को और भी बेहतर बनाना है, तो उसको हम लोग जो है वो किस और नाम से जानते हैं? तो इंडियन रेनेशा। रेनेशा का मतलब होता है पुनर्जागरण। सो भारतीय का पुनर्जागरण के नाम से भी जो है हम लोग उस आंदोलन को नाम से जानते हैं। समाज सुधार आंदोलन का सिंपल सा मतलब है जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करना। आगे हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? जस्ट अभी हमने देखा। सो राइट आंसर वुड बी राजा राम मोहन राय, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। आगे है इन विच ईयर वॉज बंगाल सती रेगुलेशन पास्ड? इट मीन्स जो ये बंगाल सती को लेकर अधिनियम आया था कि सती प्रथा हमें बंद करना है, अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल कानूनी तरह से गलत है और उसके लिए प्रावधान भी होगा सजा का। तो ये कानून जो है वो 1829 में पारित होता है। देन प्रैक्टिस वॉज अबॉलिश्ड बाय, जो ये सती प्रथा है वो किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? तो इसमें जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत साथ देते हैं रहता है, साथ साथ राजा राम मोहन राय का। ये दो इंपॉर्टेंट फिगर है जब कभी भी सती प्रथा का बात आए तो कब हुआ था? 1829 में। कब इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था कि ये बिल्कुल इलीगल है, मतलब सती प्रथा अगर कोई करता है तो ये अवैध है और उसके लिए क्या है कि उसको कानूनी कार्यवाही उस पर हो सकता है। 1829 में उसके लिए पास हो जाता है, पारित होता है। ऑलराइट, तो ये कुछ आज बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आज हम लोगों ने देखा। और इससे पहले भी हमने हिस्ट्री का सेशन जो है वो बिल्कुल 4 सेशन ऑलरेडी कर चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको रिविज़न करते हैं, रिविज़न करते रहना है। ऑलराइट, सो